जय गुरु जोहार। मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज के इस पीपीटी में आप देख पाएंगे कि मौर्य सभ्यता या मौर्यकालीन जो इतिहास के सोर्सेस थे वो क्या थे। ये MG2 पेपर NEP का ही एक सिलेबस का लेसन है, लेक्चर नंबर 67। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर सवालों में तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ ये आपके एग्जाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जब मौर्य सभ्यता के बारे में, तो ये सबसे विख्यात और विस्तार सभ्यता थी और जिसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इस वजह से इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सवाल में इसका जवाब देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मौर्य सभ्यता के बारे में अनेक जानकारियां अनेक सारे टेक्स्ट बुक में है, पर साथ में क्या कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश की हूँ कि अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उन्हीं चीजों को इंडिकेट करने का। मौर्य काल जो रही है वो भारतीय इतिहास में प्रकाशमय युग के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि मौर्य काल का जो अध्ययन है वो पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य इसके बारे में उपलब्ध रही है। मौर्य काल के उद्भव में भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ हुआ। यहीं से भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण आरंभ हुआ। वहीं ये काल है जिसमें भारत के विदेशों के साथ ऐतिहासिक संबंध बनना आरंभ हुआ। साथ ही साथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार समीपवर्ती देशों में हुआ। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व मगध के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य के तत्वाधान में ही सर्वप्रथम भारतीय एकता का सूत्रपात हुआ। इसी समय भारत में एक केंद्रीकृत सुसंगठित शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई और विदेशी सत्ता का अंत हुआ। मौर्य काल की सर्वप्रथम विशेषता सम्राट अशोक एवं उसके धर्म का स्वरूप रहा है। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म के रूप में भारतीय संस्कृति की पताका विदेशों में फहराई गई। इसी कारण सम्राट अशोक का नाम न केवल भारतीय इतिहास वरन विश्व के इतिहास में भी प्रसिद्ध रहा। अतः भारतीय इतिहास में मौर्य काल का उद्भव निश्चित रूप से एक युगांतकारी घटना रही है। मैं आपको ये इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इसमें मैं एक साइट आपको दिखाई हूँ जिसमें थोड़ी सी मौर्य काल के अवशेष आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि मौर्यन सभ्यता जो जिसके अवशेष तो थे ही हमारे पास, साथ में साथ इसके साहित्यिक सोर्सेस भी बहुत थे। यानी कि साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर जानकारी लिए तो हम लोग ब्राह्मण साहित्य में विष्णु पुराण, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये एक ऐसे हैं जो आप लोगों के बारे में पूछा भी जाएगा कि मौर्यकालीन इतिहास के जानने के सोर्सेस कहाँ रहे हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में विष्णुगुप्त, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और साथ ही साथ सामदेव कृत, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत वृहतक थामंजलि, ये कुछ ऐसे संस्कृत वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन बार बार पढ़ने से आदत हो जाएगी। एवं पातंजलि का महाभाष्य आदि मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में सवाल आते ही आते हैं, जहां से महाभाष्य के बारे में, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के बारे में, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये सब बड़े बड़े UPSC JPSC ये सब कुछ एग्जाम्स हैं जिसके ऑब्जेक्टिव में ये आएंगे ही आएंगे। इसमें सर्वाधिक अर्थशास्त्र जो है, मतलब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है अर्थशास्त्र एवं मुद्रा राक्षस है, इसके बारे में जानकारी लेनी आपको चाहिए। बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, महाटीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख है। ये ऐसे हैं जिनके बारे में बौद्ध साहित्य में ये सब के बारे में आपसे पूछा जाता है और आपको अपने राइटिंग में इनके बारे में लिखने का जिक्र होना चाहिए। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, यह मैं आपको बता दूं कि जैन ग्रंथ में ही आपको भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट
पर्व प्रमुख रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या फिर आपके इंटरव्यू सेशन में भी शायद ये पूछ लिया जाए। मैं आपको फिर बताऊं कि मौर्यकालीन विदेशी विवरण क्या क्या रहे, यानी कि फॉरेनर्स अकाउंट्स क्या क्या थे। तो क्लासिकल यूनानी रोमन लेखकों के विवरण भी मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। सिकंदर के समकालीन लेखकों में नेरियाकस, आनेसिक्रिटिस तथा एलिस्टोबुलस आदि के विवरण हम भारतीय मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आप लोगों से पूछा भी जाता है कि इन लोगों के बारे में आप कहाँ पर पढ़े हैं या इनका विवरण आपको कहाँ पे मिला है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सिकंदर के बाद के लेखकों में मौर्यकालीन इतिहास की जो प्रामाणिक जानकारी मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका, इनके बारे में आपने काफी कुछ सुना है। आपके फर्स्ट मेगास्थनीज के ही बारे में मैं आपको बता रही थी, तो इंडिका का मैंने काफी जिक्र किया, जिसमें साहित्यिक स्रोतों में जो स्थान कौटिल्य का रहा है, विदेशी यात्रियों में वही स्थान मेगास्थनीज का रहा है। मगर खेद का विषय ये भी है कि मेगास्थनीज का विवरण आज भले ही उपलब्ध नहीं है, इसकी कृति इंडिका के अंश उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती लेखकों के ग्रंथ में इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एलियन, प्लूटॉक तथा जस्टिन के नाम का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि मौर्यकालीन की जानकारी हम लोग को पुरातत्व में कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अशोक के शिलालेख पुरातात्विक साक्ष्यों के तहत मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में अशोक के लगभग 40 अभिलेख पता चल चुके हैं। हालांकि ये भी रिसर्च का मुद्दा है, और भी अभिलेख मिलेंगे और रिसर्च इसमें कंटिन्यू होनी चाहिए। इन लेखों में तत्युगीन घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। D.R. भंडारकर महोदय ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। साथ ही साथ इसमें और एक चीज हम लोगों को देखना चाहिए कि जो साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी यात्रियों के विवरण जो हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, ये तीनों ही मौर्यकालीन इतिहास की पर्याप्त जानकारी देते हैं। वस्तुतः मौर्य काल से ही हमें भारत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको इसमें मेंशन करना चाह रही हूँ कि मौर्य काल की स्थापना कैसे हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मौर्य वंश की स्थापना मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये ऑलमोस्ट सबको पता है। मौर्य कौन थे, इस प्रश्न पर विभिन्न स्रोत एवं विद्वान एकमत नहीं रहे हैं। इस प्रश्न का विभिन्न स्रोतों एवं विद्वानों का हमेशा एक दूसरे के साथ संवाद के द्वारा लड़ाई रही है। स्पूनर महोदय के अनुसार मौर्य पारसिक थे, क्योंकि मौर्यकालीन प्रथाओं का साम्य पारसिक प्रथाओं से रहा है। ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सागर एवं वृहत कथा मंजली के अनुसार मौर्य शूद्र थे। अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन नामक पुस्तक में प्रोफेसर रोमिला थापर ने मौर्यों को वैश्य जाति का माना। हालांकि रोमिला थापर के किताबों के बारे में ज्यादा मैं रेफरेंस नहीं देना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने भी उनके बारे में उन्होंने ये बताया है कि मौर्य जो थे वो शूद्र थे। हालांकि ये कितनी सही है इसकी भी रिसर्च होना जरूरी है। बौद्ध साहित्य में आप देखेंगे, बौद्ध साहित्य महावंश टीका के अनुसार मौर्य स्पेशली क्षत्रिय है। इनके बारे में यहाँ पर मैं मेंशन की हूँ कि उनके अनुसार मौर्य का ये मानना है कि वो क्षत्रिय है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने आपको जिक्र करके बताया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैन साहित्य हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के मुखिया की पुत्री का पुत्र मानते हैं। ये उनका ये मानना था कि वो मयूर पोषकों के मुखिया के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम या उनका टाइटल मौर्य पड़ा। सभी साक्ष्यों का अगर परीक्षण हम करते हैं तो यही आप निष्कर्ष कर सकते हैं कि बौद्ध एवं जैन साहित्य का प्रमाण सत्य के करीब रहा है। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही था। उसे शूद्र अथवा निम्न जाति का सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई बहुत
ठोस प्रमाण नहीं है। चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्ण व्यवस्था का प्रबल पोषक था। अर्थशास्त्र में भी यह लिखा गया है कि वह शूद्र नंद वंश का विनाश करना चाहता था, अतः वह स्वयं को शूद्र की शासक नहीं बना सकता था। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सत्ता पे उस टाइम अगर विराजमान कराना था तो डेफिनेटली वो ब्राह्मण या क्षत्रिय का मूल था, तभी वो उस जगह में वो विराजमान हुआ। चाणक्य के अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति की राजपद का अधिकारी हो सकता था, क्योंकि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। और ऐसे बहुत सारे जो राइटर्स हैं जिन्होंने उनके बारे में ये सब चीजों का समर्थन किया, जैसे कि राधा मुकुंद मुखर्जी भी ये मानते हैं कि मौर्यकालीन की विशिष्टता के आधार पर उनका वर्णन निम्नवत बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कुछ लिखा है जिसके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि मौर्यकालीन की विशिष्टता का आधार क्या रहा है, उनका वर्णन इस तरह से मैंने किया है अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला है प्रबल साम्राज्यवादिता, दूसरा है शासन में एकरूपता, तीसरा है विदेशों से संपर्क, चौथा है सांस्कृतिक एकता, पांचवा है प्रामाणिक स्रोत की प्राप्ति और छठा है तिथिगत इतिहास का प्रारंभ। जैसे कि प्रबल साम्राज्यवादिता का मतलब है कि इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि मौर्य काल, इसमें किंचित मात्र भी यह संदेह नहीं है कि मौर्य काल में पहले ही मगध राज्य के विकास के साथ ही यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का उदय हो चुका था, किंतु यह भी सत्य है कि मौर्य काल में साम्राज्यवादिता की प्रवृत्ति और अधिक प्रबल हो गई थी। सेकेंड स्लाइड में आप देख पा रहे हैं शासन में एकरूपता। मौर्य वंश के शासकों ने प्रशासनिक दृष्टि से एकरूपता की स्थापना, संपूर्ण उत्तरी भारत में एक सी शासन प्रणाली की स्थापना भी एक नई बात थी, क्योंकि प्रशासन में केंद्रीकरण का आरंभ इसी काल मौर्य काल में हुआ था। तीसरा है विदेशों से संपर्क। अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि मौर्य वंश के अनेक शासकों ने पश्चिमी देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित किए। मौर्य वंशीय शासकों ने विदेशों में अपने दूत भेजे, साथ ही विदेशी शासकों ने अपने राजदूत मौर्य दरबार में भेजे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच संपर्क स्थापित हुआ। चौथा है, आप देख पा रहे होंगे, सांस्कृतिक एकता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि सांस्कृतिक एकता की जननी राजनीतिक एकता होती है, जो मौर्य काल में स्थापित हो चुकी थी। वास्तव में इस काल में होने वाली सांस्कृतिक एकता की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता का ही परिणाम रहा है। पांचवा है प्रामाणिक स्रोतों की प्राप्ति। मौर्य काल में विविध प्रकार के व्यापक पैमाने पर प्रामाणिक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रामाणिक इतिहास लेखन संभव हो पाया है। और छठा है इसकी विशिष्टता जानने के लिए कि तिथिगत इतिहास का प्रारंभ किस तरह से हुआ। तो तिथिगत इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल की एक अनूठी विशेषता रही है, जो इतिहास के प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध हो पाई है। तो मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इसके विस्तार में जाएं तो मौर्यकालीन बहुत सारी चीजों के बारे में आपको इंडिकेशन मिल पाएगी। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें पाटलिपुत्र में एक जगह रहा है, यहाँ पर वुडन की लकड़ियों की कुछ मौर्यन अस्तित्व पाए गए हैं। नेक्स्ट मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोशिश करूंगी मौर्यकालीन में मौर्य सभ्यता के सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक रहे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके बारे में नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको जानकारी दूंगी। साथ ही साथ अशोक के धम्म के नियम और चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह से, किस नवीन तरीके से किया, जिसका उदाहरण आज के भी लोग उनके बारे में बताते हैं। तो आज के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी। कोशिश करूं कि नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और आपको दूसरे टॉपिक इसी से रिलेटेड और किसी बातों पे विस्तार दे पाऊं। धन्यवाद। जय गुरु।